तब आजमगढ़ में सपा का झंडा गड़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आज आ रहे हैं पर पूरा यूपी परिवारवाद से छुटकारा चाह रही है और इस बार भी कमल खिलेगा। देख लीजिए, क्यों ना मोदी जी ब्लड पेपर रहते, क्यों ना मोदी जी ब्लड पेपर चुनाव करवा ले। आज अपना जब संसदीय दल की बैठक होगी, ममता दीदी अलग जाएंगी, अखिलेश यादव अलग जाएंगे और बाकी जितने भी दल हैं सब अलग जाएंगे, अपना लेकर भगौलियल करेंगे, भगौड़े करेंगे। और अगर चलिए मान भी गए, कौन आएगा? राहुल गांधी आएंगे, पप्पू आएंगे जो आलू डाल के सोना निकाल रहे थे। पनौती आएगा, पनौती आएगा। सुनिए फोन किया था कि मारने की धमकी। मोदी जी बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता मेरी परिवार है, क्यों ना बिना सिक्योरिटी घूमने हुए। सुनिए आप मोदी जी जब अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको सुरक्षा, अमित शाह का बेटा जैसा सिक्योरिटी बन सकता है, लेकिन मोदी जी बौखला गए हैं। चुनाव से पहले अपना जनसभा कर रहे हैं कि उद्घाटन अखिलेश सरकार में वो हवाई पट्टी उद्घाटन हुआ था, दोबारा उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। पूर्वांचल उद्घाटन हुआ था, उसका भी दोबारा करने आ रहे हैं कि चुनाव क्या जमीन लेके छोड़ देंगे। जमीन लेके छोड़े थे, काहे नहीं जमीन लेके छोड़े? अब जहाज उड़ने लगेगा मोदी जी का। नहीं, कल से फ्लाइट चालू है वहाँ की। अच्छा, कल से फ्लाइट चालू है वहाँ की। मोदी जी की और योगी जी की गारंटी है। गारंटी है कि नहीं? गारंटी होगा, पेपर होगा, सही सलामत होगा। लीक होगा? नहीं, लीक नहीं होगा। सही सलामत पेपर होगा। दूसरी चीज, फाइनल चुनाव इस बार निरहू जी नहीं जीतेंगे। वादा है, अब की बार नहीं जीतेंगे। उसका कारण बताता हूँ आपको। क्या कारण है? इस प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आइए मैं आपको भ्रष्टाचार की एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेजी से लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही हैं। आज मोदी और योगी जी की रैली थी। हमारे पीछे एक युवाओं का आप भीड़ देख रहे हैं। अभी हम लोग मेहता पार्क में हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार योगी और मोदी जी आज आए थे यहाँ पर जो चुनावी महासंग्राम में जो यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं चुनाव, वो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हैं। और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी उनके अगेंस्ट में आ सकते हैं। आखिर कौन यहाँ पर आ सकता है और क्या पूरा रणनीति है, लोगों से हम लोग एक लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम छोटू से शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? विकास, पूरा नाम बताइए। विकास विद्यार्थी। विकास विद्यार्थी। पहले हम सबका नाम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सवाल शुरू करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? धनंजय कुमार जी। अब कुछ लोग देखिए भाग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पतलूराम विश्वकर्मा जी। अच्छा, कांग्रेस नेता हैं आप? पिछड़ा वर्ग प्रदेश महासचिव। और कांग्रेस नेता तो बाद में हुआ हूँ। इससे पहले मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, सोशल वर्कर हैं आप। चलिए, हमारे साथ एक और युवा हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हो भैया आप? मेरा उत्कर्ष तिवारी नाम है। अच्छा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा, विद्यार्थी हैं तिवारी जी आप। चलिए, और एक आध दो लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जो बात करने में, अगर आप बात करना चाहते हैं तभी हम बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? शशिकांत दुबे नाम है। अच्छा, शशिकांत दुबे जी। चलिए, हम लोग अब सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर निरहुआ बाजी मारेगा या फिर अखिलेश यादव चुनाव को जीतेंगे? क्या लगता है? सबसे पहले आपसे शुरुआत किया जाए। आज मोदी जी यहाँ पर आए थे और योगी जी की रैली बहुत भयानक हुई, बड़ी बम्पर भीड़ थी यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जनपद आजमगढ़ में स्वागत है। जनपद आजमगढ़ कभी किसी को इस तरह विरोध नहीं किया कि कोई हमारे ज़िले में न आए। यह काम सिर्फ भाजपा करती है। जैसे विश्व शर्मा जी राहुल गांधी की यात्रा को रोके थे, तो हम लोग, हमारे आजमगढ़ वासी किसी का विरोध नहीं करते हैं, वो सबका स्वागत करते हैं। जो भी आए, जो भी जाए, किसी को कोई हक तलफी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको यहाँ का जो चुनावी रणनीति है, क्या लगता है कि यहाँ पर भाजपा कभी कमल खिला नहीं पाई थी, लेकिन दिनेश लाल यादव आते हैं, उपचुनाव में कमल खिला देते हैं? तो इतिहास में पहली बार ऐसा होता है और अब की बार लोग कह रहे हैं कि दिनेश लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा कि पहली बार कमल खिला है, इसी तरह एक बार हाथी भी यहाँ आई थी। वो भी
चुनाव जो फाइनल चुनाव था वो अकबर अहमद डंपी जी नहीं जीत पाए थे। उपचुनाव अकबर अहमद डंपी भी जीते थे, लेकिन दोबारा उन्होंने चुनाव कोई फाइनल फाइट नहीं किया। उसी प्रकार निरहू जी जब पहली बार चुनाव हमारे जनपद से लड़े थे तो उन्होंने एक बड़ी बढ़ चढ़ करके बातें कहा था कि मैं ब्रह्मा के लिखे लेख को मिटाता हूं और मिटा दूंगा। मिटा तो नहीं पाए, चुनाव हार के गए। दूसरा चुनाव इन्होंने उपचुनाव जीता है, बिल्कुल जीते हैं। हमारे सांसद हैं, हम भी उनको अपना सांसद मानते हैं। चाहे कोई प्रत्याशी जीत जाएगा तो दल बल और विपक्षी सबके रहेगा नेता। दूसरी चीज़, फाइनल चुनाव इस बार निरहू जी नहीं जीतेंगे, वादा है। अब की बार नहीं जीतेंगे। उसका कारण बताता हूँ आपको। क्या कारण है? इस प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आइए मैं आपको भ्रष्टाचार की एक कहानी सुनाता हूँ। 2018 में इसी सरकार में उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में तमाम पदों पर नियुक्तियां निकाली गई थी संविदा पे। रीडर, लेक्चरर, प्रोफेसर, हाउस फिजिशियन, क्लर्क, तमाम अन्य पदों पर लगभग हजारों नियुक्तियां निकाली गई थी। उस नियुक्ति में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आया कि व्हाट्सएप के जरिए घूमते घूमते मेरे यहाँ भी आ गया। चूंकि मैं एक RTI एक्टिविस्ट हूँ और बड़े बड़े मुद्दों को भी उठाता रहता हूँ, आज कोई नया काम नहीं है। मैंने जब उस मामले को देखा, उसमें एक विनय शंकर तिवारी जी जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था, शिकायत किया था पोर्टल पे। उस शिकायत में लिखा गया था कि यहाँ बहुत तेजी से भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं उस प्रश्न को, जब उस पर मोबाइल नंबर था, मैंने विनय शंकर तिवारी जी से पूछा तो उन्होंने हाँ में उत्तर दिया कि सही है। मैंने उस मामले को RTI से खंगालना शुरू किया। RTI से खंगालते खंगालते लगभग सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद लगभग 5 दर्जन पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और संबंधित अधिकारीगण को पत्र लिखा, शिकायती पत्र, किस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस सरकार में अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उस समय माननीय धर्म सिंह सैनी जी जो BSP से भागकर आए थे, BJP ज्वाइन किए थे, उस समय आयुष के मंत्री थे। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने तुरंत उस मामले को माननीय लोक आयुक्त में 19 जून 2019 को एक परिवाद पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसमें तमाम जांचें चली और जांचों में मेरी शिकायत की पुष्टि हुई। उस शिकायत की पुष्टि के बाद 16 फरवरी 2023 को माननीय लोक आयुक्त महोदय ने एक कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र लिखा कि इस पर कार्यवाही करके अवगत कराया जाए, जिसका साक्ष्य मेरे पास माननीय लोक आयुक्त के पत्र है, देख लीजिए आप। उसके बाद इस पर भी जब कोई कार्यवाही नहीं होती है तो पुनः लोकायुक्त जी करते क्या हैं कि 1 फरवरी 2024 को पुनः एक पत्र माननीय राज्यपाल महोदय को भेजते हैं कि इस पर कार्यवाही नहीं हुई, कार्यवाही किया जाए। मैं यह प्रश्न करता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या आपकी सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर भी कोई कार्यवाही होगी? ये है राज्यपाल महोदय को लिखे हुए पत्र जो माननीय लोकायुक्त ने लिखा है। तो क्या मुख्यमंत्री जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, उनको जेल में डाला जाएगा, या अपने लोगों को हमेशा बचाने का जिस तरह काम हो रहा है उस तरह बचाने का काम होगा? अब जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है? ये बड़े भ्रष्टाचारी नहीं तो क्या छोटे भ्रष्टाचारी हैं? इसमें मेरे पास एक ऑडियो भी है। ऑडियो तो मैं भेज दूंगा चूंकि काफी अंदर है। उसमें जब मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन में मेरे जो उस समय के कार्यवाहक चयन समिति के अध्यक्ष थे और होम्योपैथी निदेशालय के निदेशक BK विमल जी ने स्पष्ट कहा है कि करोड़ों रुपया मंत्री को और सचिव को गए हैं, ऐसे ये नियुक्ति नहीं हुई है। उस प्रकरण को जब चलाया गया, यही आजमगढ़ की मीडिया चलाई, मैं लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था लेकिन किसी पत्रकारों में दम नहीं था जो मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। मैं आजमगढ़ में आकर के उन खबरों को यहाँ जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद निदेशक को केवल उनके पद से हटाया गया और रिटायर भी हो गए, अपना EPF GPF फंड सब लेकर चले गए। क्या सरकार उनके EPF GPF फंड को नहीं रोकी है तो क्या अब उनको जेल में डालेगी? अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी हमको दे दें। हम मान लें कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। आजमगढ़ की जो युवा है वो अब की बार किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है? आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या माहौल है और कौन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है? बेरोजगारी और महंगाई,
शायद इनकी भी वही चीज आवश्यकता है, इनकी भी वही आवश्यकता है, लेकिन भले झंडा लेकर आगे रहें, लेकिन आवश्यकता इनकी नौकरी और बेरोजगारी ही है, और जो मिलेगी नहीं इस सरकार में। रुकिए, विद्यार्थी जी से समझते हैं। विद्यार्थी जी, क्या लगता है आप लोग जो ये आंकड़े बता रहे हैं, क्या लगता है? इनका कहना बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है, सरकार नौकरियां नहीं ला रही है, नौकरियां सरकार ला रही है। जब देश में नौकरियां रहेंगी, जो रिटायर होंगे उसी के बाद नौकरियां आएंगी। उसके बाद इनकी बात है महंगाई क्यों हो रही? जब देश विकास करेगा, जब देश में बढ़ोतरी आएगी, जब देश का जीडीपी बढ़ेगा, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? अमेरिका में जाके देख लीजिए, वही जो आप सेब यहाँ पे 100 रुपये का खरीद रहे हैं, वहाँ पे 1000 रुपये का सेब मिल रहा है, और वहाँ की सरकार को कोई बोलेगा? यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? तो अमेरिका भारत के मामले में कितना आगे है? अमेरिका हमारे आगे है, चलिए हम मान रहे हैं उस बात को, पर जो इनका कहना है महंगाई, जब देश डेवलप करेगा, जब देश में सड़क बनेगी, सब कुछ बनेगा, देश में कंपनियां आएंगी, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? अच्छा विद्यार्थी जी, आपसे एक सवाल और है। अगर इस प्रकार से देखा जाए कि यूपीपी पुलिस जो पेपर आता है, 50 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, सबका सपना होगा, 60,000 बच्चों का ये सपना था कि वर्दी चढ़ जाएगी चुनाव के पहले, वो तो सपना चूर चूर हो गया। 50 लाख बच्चों का सपना, अगर वो रोड पे आ गए, किस प्रकार से लखनऊ इको गार्डन में जाकर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, आप टीवी पर देख रहे थे कि नहीं खबरें? हम लोग वहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, सारी चीज़ें पल पल की अपडेट दिखा रहे थे। बच्चे कैसे तड़प रहे थे यार, बगैर खाना पीना खाए वहाँ 2 दिन परेशान थे। अभी तक सरकार का कोई खुलासा नहीं। अगर कोई खुलासा हुआ हो तो बताइए। जो पेपर लीक कराया पकड़ा गया वो, या उसके घर पर बुलडोजर चला? बुलडोजर चलेगा, बाबा का बुलडोजर हर जगह चलेगा। और बात रही कि कुछ हुआ 6 महीने, योगी जी बोले हैं 6 महीने में उसका दोबारा एग्जाम किया जाएगा। और जो पेपर लीक हुआ उसके ऊपर सख्त के साथ गारंटी है कि 6 महीने में पेपर सही सलामत हो ही जाएगा? फिर पेपर लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई मोदी जी की और योगी जी की गारंटी है। गारंटी है कि नहीं? गारंटी होगा, पेपर होगा, सही सलामत होगा। लीक होगा? नहीं, लीक नहीं होगा। सही सलामत पेपर होगा। लीक अब देख लीजिएगा नहीं होगा, क्योंकि अब योगी जी आए हैं। पहले योगी जी को नहीं पता था इस बारे में। पेपर लीक होता है, चलिए ठीक है। आपको बता दें कि नेशनल चैनल वाले ये खबर चलाना शुरू कर दिए कि कुछ बच्चे हैं जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जब बाकायदा बोर्ड को साक्ष्य प्रमाण भेजा गया कि नहीं वाकई में पेपर लीक हुआ है, तब जाकर वो लोग मानते। वो लोग तो मिटाने के चक्कर थे, नेशनल चैनलों पर चल रहा था। सही है कि नहीं? गोदी मीडिया नेशनल चैनलों पर ये चल रहा था कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नहीं सही, बिल्कुल सही बात। आपको मैं जवाब दे दूं भैया का, में कौन सा पेपर हुआ है बता दीजिए हमको। कोई पेपर इस सरकार में हुआ है? जब से जितनी भर्तियां हैं, पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार? क्या नाम है? बात करेंगे। अभी सर, अभी एसआई की भर्ती हुई है कुछ दिन पहले राजस्थान में। किसकी सरकार है राजस्थान में? अब किसकी है? अभी है ना? किसकी सरकार में हुआ था वो? जब से गहलोत में हुआ था। गहलोत बहुत ईमानदार है। क्या बात कर रहे हो? एसआई के पेपर में उसमें भी 1000 की वैकेंसी थी, और उनके लोग 20-20 लाख रुपए दे के जो पकड़ा गया, जो 100% क्वेश्चन किया था, 99.9% मार्क आया था। भाई ऐसा मजाक तो मैंने जीवन में नहीं देखा। मोदी जी बौखला गए हैं। चुनाव से पहले अपना जनसभा कर रहे हैं कि उद्घाटन अखिलेश सरकार में हवाई पट्टी उद्घाटन हुआ था, दोबारा उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। पूर्वांचल उद्घाटन हुआ था, उसका भी दोबारा करने आ रहे हैं कि क्या जमीन लेके छोड़ देंगे? जमीन लेके छोड़े थे, काहे नहीं जमीन लेके छोड़े? अब जहाज उड़ने लगेगा मोदी जी का? नहीं, कल से फ्लाइट चालू है वहाँ की। अच्छा, कल से फ्लाइट चालू है वहाँ की। कभी भी नौजवान के मुद्दे पर सरकार विफल, हर जल्दीबाजी में लिया जा रहा है। हर मुद्दे पे मंदिर का निर्माण हो गया, उद्घाटन। नौजवान जाएगा नौकरी मांगने, मंदिर में जाएगा। मंदिर से भिखारी पैदा होते, ना कि रोजगार पैदा होगा। ठीक उसी जगह जो मंदिर बना है, उसी जगह कोई विद्यालय बनता, बच्चे पढ़ने जाते, बच्चे शिक्षित होते, संविधान को पढ़ते। मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ जनता मेरी है, क्यों ना बिना सिक्योरिटी मोदी जी घूम लेते पूरा प्रदेश? बिना सिक्योरिटी क्यों ना घूम पाते हैं? जब मोदी जी सब परिवार है, मोदी जी बिना सिक्योरिटी घूम ले एक दिन, तो हम जाने कि मोदी सबका पूरा परिवार है। मैं भी क्या कहना
कहना चाहेंगे? आतंकवादी आज भी भारत में है, आज भी नक्सलवादी है, आज भी समाजवादी के कुछ नेता चाहते हैं कि मोदी जी को मार डालें, आज भी ये है। हाँ। अच्छा, मोदी जी आपके यहाँ फोन किए थे कि मारने की धमकी? मोदी जी बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता मेरी परिवार है, क्यों ना बिना सिक्योरिटी घूमने हुए? सुनिए आप मोदी जी का अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको सुरक्षा, अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, लेकिन अब की बार 400 पार। हेलो बता रहे हेलो भैया, सुन लीजिए। मोदी जी का जो बताया 400 पार आने, जब सरकार बनती मोदी जी को कोई बात जनता नहीं समझ पा रही। एक सवाल सुनिए। मोदी जी बोले अब की बार 400 पार, चुनाव जीतेंगे, तेल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, आटा 400 पार, सब हर एक चीज, गैस सिलेंडर, बेरोजगार पार। एक सवाल आजमगढ़ के लोगों के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। सुनिए ना, एक सवाल, आजमगढ़, रुकिए ना, आजमगढ़ से खाली ये बताइए कि मतलब एक लोग बताइएगा, ये बताइए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत रहा है या अखिलेश यादव? निरहुआ जी क्या किए होगा, सुन लो बाबू, निरहुआ जी क्या काम किए यहाँ बताइए? नाचने, जब से निरहुआ जी आजमगढ़ आए तब से हमारा जिला सबसे बेकार जिला हो गया। वहाँ नाचने गाने पढ़ने वाले लड़के यहाँ बढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले कोई नौजवान बढ़ रहा है, ना नौजवान बना रहे, हाई रेजिमेंट बना रहे, कभी हाई रेजिमेंट क्या हाई रेजिमेंट बनवा सके? निर्भर दिखा दिए करे कि लड़कियों से गलतियां हो जाती है, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, कभी बोला करिए, इस पे भी बोले, इनके जो प्रमुख नेता वही उसी को बहन बनाएंगे, उसी को माँ बनाएंगे, उसी पत्नी बनाएंगे, वही सिखाते नहीं रहो जी आजमगढ़ वालों को। इसके अलावा कभी तो कोई काम नहीं किए, खाली अखिलेश यादव को उन्हीं के नाम लेकर उनकी रोटी सेकती है, अखिलेश यादव के नाम पर उन्हीं के नाम लेते हैं, तब उनका रोटी गल पाती बीजेपी, ना कि उनके। तब आजमगढ़ में सपा का झंडा गड़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आज आ रहे हैं भैया, इस बार पूरा यूपी परिवारवाद से छुटकारा चाह रही है और इस बार भी कमल खिलेगा। देख लीजिए, क्यों ना मोदी जी ब्लड पेपर चुनाव करवा ले, आज अपना अभी भाई साहब ने गहलोत सरकार को बताया है कि उनके सरकार में भी गड़बड़ियां हुई हैं। मैं भी मानता हूं गड़बड़ियां हुई है। और जो लोग जिनको मोदी जी ने कहा कि इनके खिलाफ ये होगा वो होगा, जब वो बीजेपी में सट गए तो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर साफ हो गए। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोदी जी की ये कहानी। बीजेपी में अगर किसी विपक्ष पार्टी के लोग हैं, अगर नेता हैं, अगर वो कुछ मान लीजिए विपक्ष में रहेंगे तो वो मतलब कि भ्रष्टाचारी हैं, अगर वो चुनाव पहन लेंगे भाजपा का तो सदाचारी चिल्लाते हैं लोग। आप लोगों से एक सवाल, रुकिए, अगर यहाँ पर अखिलेश यादव सांसद बन जाते हैं तो आजमगढ़ में आप लोग और क्या क्या विकास देखना चाहते हैं? अभी तो निरहुआ है, बहुत सारी चीजें ओपनिंग हुई, बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन हुआ, लेकिन आप लोग अगर अखिलेश यादव वो तो चुनाव जीतने के बाद ऐसा होता है कि आजमगढ़ कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। प्रदेश की बात करते हो, ऐसी बातें नहीं की। मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर यह बात आपने कहा है तो इसका सीधा युवाओं से जानने दीजिए, युवाओं से। सीधा मतलब ये होता है, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का प्रत्याशी या बाहर का प्रत्याशी, आपके प्रश्न यही है, ठीक ना? तो अगर इस प्रकार देखा जाएगा तो माननीय मोदी जी अगर बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो क्या बनारस में बैठे रहेंगे? क्या बनारस में बैठे रहेंगे? वो भी नहीं बैठेंगे। यहाँ चाहे वहाँ कहीं भी जब माननीय अखिलेश यादव जी नहीं होंगे तो उनके प्रतिनिधित्व जो है, प्रतिनिधित्व करने वाले उनके प्रतिनिधि जनता की बात को सुनते हैं, शासन और प्रशासन तक पहुँचाते हैं। अच्छा, अगर पार्टी, रुकिए ना, अगर अखिलेश यादव, रुक जाइए, हाँ, अच्छा जवाब दीजिए, अच्छा जवाब दीजिए। इनका कौन प्रतिनिधि आएगा? गुंडा राज आएगा प्रतिनिधि। आजमगढ़ में गुंडा राज आएगा प्रतिनिधि करने। यहाँ रोडों पे लड़कियों को सुन लीजिए, रोडों पे लड़कियों को छेड़ा जाएगा, ये आएगा राज। ये राज आएगा। सड़क पे लड़कियों को मारा जाए, हिंदुओं को मारा जाएगा, ये राज आएगा। आरटीआर निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और महिलाओं को पीड़न हुआ तो भाजपा सरकार में हुआ है। सबसे
निकाल के देख लीजिए। ये भाजपा के नेता ही निकलते हैं। आप सुनिए, भाजपा के नेता भैया ने कहा, विकास बाबू नाम है ना, हाँ, उत्कर्ष बाबू ने बताया है कि महिलाओं को छेड़ा जाता है सपा सरकार में। ये सिर्फ एक बात बता दें कि बनारस IIT की छात्रा के साथ बीजेपी IT सेल के जिन 3 छात्रों ने, अरे 3 लोगों ने किया है, वो क्या गुंडा थे या भाजपाई थे? अगर गुंडा देश से और प्रदेश से पलायन कर चुके हैं तो इसका मतलब भाजपाइयों के जिम्मे यह काम सौंप दिया गया है। कांग्रेस ने केरल में कहीं पूछे हैं? केरल में जो अभी नंगा नाच हो रहा था, केरल में अभी केरल में जबरी धर्म परिवर्तन का हो रहा है, जबरी धर्म परिवर्तन हो रहा है केरल में। केरल में एकमात्र ऐसा राज्य है जो 100% एजुकेशन होने के बाद भी धर्मांतरण करा रहा है, और इसलिए EVM लाया गया है और ये हमेशा चलेगा। इसलिए बूथ कैप्चरिंग रुकेगी और फिर से 405 सीटें मिलेगी। और जिनको जो ये बोल रहे हैं बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर किस लिए आए? इनको चुराने के लिए। जैसे पश्चिम बंगाल में बैलेट पेपर चुराए जा रहे थे, उस लिए आए बैलेट पेपर, नदी में बहाने के लिए बैलेट पेपर आए। आप बताइए। अभी जो मेयर का चुनाव हुआ, भाजपा ने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया कि वहां हारते हुए प्रत्याशी को बैलेट पेपर रख करके चुनाव जिता दिया, और कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया है। भाजपा का यही चरित्र, चाल और चलन है। मणिपुर बताया कि भैया मणिपुर घटना क्या जानना चाहते हैं? बीजेपी की ये हाल है। चुनाव भैया शांति, चुनाव इस बार निरहुआ यहाँ से हारेगा, चुनाव। आप सुन लीजिए, और आपकी मेरी मुलाकात होती रहेगी। मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, कहीं दूर का नहीं हूँ। चुनाव निरहुआ जीतेगा। बताइए, इंडिया गठबंधन की अगर बात किया जाए पूरे यूपी 80 सीटों में, नेताजी आप बता दीजिए कितना सीट आ रही है? देखिए, मैं अभी इतना बड़ा सांसदीय विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आंकड़ा बताइए। सुन लीजिए, आंकड़ा तो ये है, टीवी भी आप देखते हैं? अरे टीवी तो देखने का कहाँ फुर्सत है, आजकल तो मोबाइल आप लोग जो समाचार चला देते हैं उसी में आदमी व्यस्त हो जाता है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम 80 सीट जीतेंगे, तो हम लोग उनकी तरह से जुमला फेंकने वाले नहीं हैं। हम लोग जुमला नहीं फेंकते हैं। सही वाला फेंक दीजिए नेताजी, वाह। सुन लीजिए, हम लोग नेचुरली जो आएगी वो आपके और समाज के, देश के सामने आएगा। समय आने दीजिए, कोई जुमला फेंकने की कोई जरूरत नहीं है कि हम जुमला फेंके कि मैं तो ट्रेनों में चाय बेचता था। आप चाय बेचे, लेकिन उस समय कांग्रेस के स्टेशन में चाय बेच रहा था। उस समय वह रेलवे स्टेशन ही वहाँ नहीं था, ठीक ना। उन्होंने कहा मैं 35 साल भीख मांग कर खाया हूँ। मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों के द्वारा चलाई गई खबर में सुन लीजिए। तपस्वी बताते हैं, तपस्या सुन लीजिए, जो व्यक्ति कहता है कि स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट बनो, जो व्यक्ति खुद कमा कर नहीं खाया, भीख मांग कर खाया, वो हमको आपको कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए कहेगा? और सुनिए, कई भाई मोदी जी रहे हैं, कहते हैं मेरी माँ चौका बर्तन करती थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे नौजवान बेटों को कि जिसके सही सलामत रहते हुए उसकी माँ चौका बर्तन करके अपना पेट पाले। ऐसे बेटों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा ठीक है नेताजी, एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल का जवाब और आप दे दीजिए नेताजी। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री न बने तो आपके हिसाब से कौन सा नेता है जो देश के लिए सबसे राष्ट्र हित के लिए कार्य कर सकता है? कौन प्रधानमंत्री बन जाए, बस यही दे दीजिए। ये सुन लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप जो कहवाना चाहते हैं गलत तरीके से जुमला फेंक के नहीं होगा। सुन लीजिए, जब गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन है, तो जब सारे लोग चुनाव जो लोग जीत के आएंगे, संसदीय दल की बैठक होगी, छांटा जाएगा। तब छांटा जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप सुनिए, कौन आएगा? जब संसदीय दल की बैठक होगी, ममता दीदी अलग जाएंगी, अखिलेश यादव अलग जाएंगे, और बाकी जितने भी दल हैं सब अलग जाएंगे, अपना लेके भगौड़े करेंगे। और अगर चलिए मान भी गए, कौन आएगा? राहुल गांधी आएंगे, पप्पू आएंगे जो आलू डाल के सोना निकाल रहे थे। पनौती आएंगे। सुनिए, एक बात सुनिए,
वो पप्पू आएंगे जो गणित नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी डिग्री वो लेके आए हैं बाहर से? कौन सी डिग्री वो कौन सी डिग्री वहाँ लेके आ रहे हैं? वो जो मैं बता दूं, ये सुन लीजिए, वो अमिताभ बच्चन को बोल रहे हैं, वो बनारस में जाके युवा को नशेड़ी बोल रहे हैं। ये कौन सा उनका वो है? वो आएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, वो देश को संभालेंगे। खालिस्तानी बोलते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी। मैं बता दूं, लगता है भैया ने सही न्यूज नहीं देखा है। ये बात झूठ है कि राहुल गांधी कह रहे थे कि सोने में आलू में से सोना कौन निकालेगा। मोदी का स्टेटमेंट है, ये सारे युवा यहाँ जानते हैं। मोदी का स्टेटमेंट है, ना कि राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का साफ बयान था वो। और ये आप लोगों से पीछे हो जाए। आपको बता दें कि आधा घंटा के अंदर जो यहाँ से रिजल्ट निकल कर ये सामने आया है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर लेकिन बीजेपी के भी कुछ लोग थे जो अपनी दमदारी से पक्ष रख रहे थे। फिलहाल आखिरकार ये तो चुनाव के बाद रिजल्ट पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन आजमगढ़ का जो यहाँ पर ये चुनावी दिलचस्प चल रहा है, लोग बड़ा अच्छा बयान कर रहे हैं और हम लोगों को बड़ा सवाल करने में भी मजा आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।